नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर गैस क्वेश्चन बैंक बोल सकते हो, उसमें गिवन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इन इंडिया। इंडिया में जो एसी करंट सप्लाई आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अल्टरनेटिंग करंट इज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, बच्चा जानता है, डायनेमो उस वाले मशीन को बोलते हैं जहां से एसी करंट बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो डायनेमो होता है ना, डायनेमो को घुमाने के लिए अपन लोग बाहर से कुछ ऐसा वर्क देते हैं जिसे मैकेनिकल बोलते हैं। ये मैकेनिकल इनपुट लेता है और आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में देता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कभी कभी ऑप्शन में जनरेटर भी लिखा हुआ रहेगा, तो जनरेटर भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अगेन आपका करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट मैक्सिमम पावर डेसिपेशंस। तो एसी सर्किट में आपको 3 गो सर्किट पढ़ना है या फिर 3 गो डिवाइस पढ़ना है। सबसे पहले रिएक्टेंस आता है जिसे आर से रिप्रेजेंट करोगे, फिर इंडक्टेंस आता है जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आता है कैपेसिटेंस जिसे अपन लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी को स्टोर कराने का काम करता है, ये एनर्जी को लॉस कराने का काम करता है, और ये भी एनर्जी को लॉस कराने का काम करता है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यदि ये प्लस है तो ये निगेटिव है। ठीक है, ये बात समझ के रखिएगा, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा आपको। तो यदि तीनों एक साथ आ जाते हैं तो अपन लोग बोलते हैं इसको एल आर सी सर्किट। एल भी आ गया, आर भी आ गया, सी भी आ गया। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यदि एल भी सर्किट में है, सी भी सर्किट में है, तो ये जितना एनर्जी को स्टोर कर, मान लेते हैं 5 जूल ये एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये 5 जूल लॉस करवा देगा, लगभग ऐसे ही। तो इन दोनों के वजह से ये न्यूट्रल रहता है सर्किल, और जो कुछ भी लॉस होता है केवल किसके लिए होता है? रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो ये दोनों सर्किट में रहे तब भी लॉस मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वजह से होता है, या ये दोनों नहीं रहे तब भी मैक्सिमम किसके वजह से लॉस होता है? रिएक्टेंस के वजह, मतलब कि रेजिस्टेंस की वजह से होता है। केवल सर्किट में आपका रेजिस्टेंस है तो उसे अपन लोग प्योर रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसी टाइम में आपका मैक्सिमम पावर लॉस होता है। जब केवल इंडक्टर ही रहे तो प्योर इंडक्टिव रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं इसको, प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। जब केवल आपका प्योर कैपेसिटेंस रहता है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे एनर्जी लॉस होता है? जब आपका रेजिस्टेंस रहता है, प्योरली रेजिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इज इंक्रीज्ड। एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी जो अब अपन लोग इंक्रीज कर देते हैं तो इंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करेगा ना। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? W इंटू एल होता है, और W क्या है? ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ, ये वाला फ्रीक्वेंसी है। तो देख लो, ये इंडक्टिव है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो इंडक्टिव भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द LCR सर्किट इन रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या चीज होता है? क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप अपॉन वोल्टेज सप्लाई के बराबर होता है। और ये कौन सा केस में होता है? रिजोनेंस के केस में होता है, और रिजोनेंस में आपका क्या होता है? WL इक्वल टू WC के बराबर होता है। ठीक है, ये WL होता है, यहाँ पे WC के बराबर होता है। इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, डिक्रीज होता है क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द सर्किट इज इन सर्किट वाटलेस। तो इस कंडीशन में क्या होता है? व्हेन रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशंस को वाटलेस सर्किट बोलते हैं अपन लोग। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस नहीं। रिएक्टेंस कौन कौन है? रिएक्टेंस को अपन लोग एक्स 2 गो है अपने पास, एक तो ये XL, ये भी
रिएक्टेंस है और एक्स ये रिएक्टेंस है। रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब उस समय कंडीशंस को अपन लोग व्हाटलेस बोलेंगे। आगे चलते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। तो अभी तुरंत इधर समझाया था, जब एलसीआर सर्किट हो जाएगा तो ज्यादातर किसके वजह से अपन लोगों का एनर्जी डेसिपेशन का मतलब हो गया कि एनर्जी को लॉस करवाना। ये भी लॉस करा रहा है ये, लेकिन ये जितना लॉस होता है लगभग लगभग उतना ये गेन कर ही लेता है, स्टोर कर ही लेता है अपने वजह से अपने अंदर। तो ये दोनों से लगभग न्यूट्रल हो जाता है। तो मैक्सिमम किसके वजह से केवल होता है ऐसा, रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ऐसा देखने को मिलता है प्रैक्टिकली। एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, लगभग लगभग होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर ओनली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एसी सर्किट। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इंटू एल होता है। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/W इंटू सी होता है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, इंडक्टिव, हाँ ये इंडक्टिव अपॉन मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डब्ल्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई होकर डब्ल्यू एल स्क्वायर हो जाएगा और एल सी मल्टीप्लाई होगा। देखो ये वाला आंसर आ रहा है अपना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, इन सीरीज रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, अपन लोग जानते हैं एलसीआर सर्किट में ये अकर होता है, देखने को मिलता है। जब अपन लोगों का एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी का, तो उस कंडीशंस को अपन लोग रिजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। आगे बोलते हैं, तो रिएक्टेंस इज, तो रिएक्टेंस क्या होता है आपका, जीरो होता है, ये तो जानते हो। ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो ना जी, नेट रिएक्टेंस, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो। तो नेट रिएक्टेंस एक्स बोलूंगा तो ये कितने देखने को मिल रहा है, जीरो देखने को मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 200। तो पहला ट्रांसफार्मर का पहला जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेता हूं N1, और वो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स को N2 मान लेता हूं, उसका मान आपका 10 दिया हुआ है। और प्राइमरी कॉइल पे जितना वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है उसको V1 बोल रहा हूं, और वो है मेरा 240 वोल्ट। तो कहता है सेकेंडरी पे कितना डेवलप वोल्टेज होगा उसको V2 बोल रहा हूं, इसका वैल्यू पता करना है। तो ट्रांसफार्मर रेशियो जानते हैं अपन लोग, क्या होता है V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये रिलेशन आप लोग जानते हैं। और क्या आपको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। V1 का वैल्यू देखो यहाँ पे 240 है, और V2 का वैल्यू तो निकालना है, N1 का वैल्यू 200 है, और N2 का वैल्यू यहाँ पे 10 है। ये 0 0 कट गया, ये भी कट गया, ये 12 दूना 24 हो गया, और ये V2 उधर चला जाएगा तो 12 इक्वल टू V2 आ गया। तो V2 का मान 12 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऐसा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर कौन सा वर्क पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, ठीक है। वो दोनों इलेक्ट्रिकली क्या जुड़े हुए रहते हैं, इलेक्ट्रिकली कोई तार नहीं। ये पहला कॉइल हो गया ट्रांसफार्मर का, ये दूसरा कॉइल हो गया। क्या इन दोनों में कोई तार का कनेक्शन है, नहीं, कोई तार का कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिकली ये दोनों कोई जुड़े नहीं रहते हैं। और ये काम कैसे करता है, इंडक्टेंस की वजह से, इस करंट की वजह से जो भी फ्लक्स क्रिएट होता है वो इससे कट होता है इस तरह से, और आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। ये तो बहुत सारा केस है, उसी केस का एक एग्जांपल है, आपको याद करना है ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, I/2 से लैग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज पावर डेसिपेशन इन द प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है तो उस समय अपन लोगों का पावर क्या होता है, जीरो होता है। अभी इधर इधर देखा है ना। तो क्या बोल रहा है, डेसिपेशन इन प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, तो जीरो। कौन सा ऑप्शन है इसमें, जीरो। जीरो आपका ए बी सी डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, कैपेसिटर एक्ट्स एट ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है,
कौन सा सर्किट में, डीसी सर्किट में जब उसको जोड़ दोगे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका। ओपन सर्किट के जैसा कौन काम करता है, इंडक्टेंस, डीसी सर्किट में, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लेमिनेटेड बिकॉज, तो कोर, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ना, आपने देखा होगा छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसको कुछ आई शेप और ई शेप से बनाते हैं। ट्रांसफार्मर को आपने तोड़ के देखोगे, छोटा वाला जो डिवाइस के अंदर लगा रहता है, कुछ इस तरह से आपको छोटे छोटे देखने को मिलेगा। एक आई शेप देखने को मिलता है और ये ई वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली एगो नहीं मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, इसी को अपन लोग लेमिनेशन बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारा क्यों लगाते हैं, ताकि हम लोग का लॉस से बचे, ठीक है। क्या क्या लॉस होता है, उन सारे लॉस से अपने को बचना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, लॉस वाला। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने के दौरान यदि अपन लोगों का, मान लिया कि एनर्जी को ये ट्रांसफर कर रहा है 10-15 जूल, और अपन लोगों को भी 15 जूल से ज्यादा मिलेगा या 15 जूल के इक्वल मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ट्रांसफार्मर का यही है, यदि ज्यादा एनर्जी मिल रहा है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, कम मिल रहा है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो अपन लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें एनर्जी का लॉस हो, इसीलिए लेमिनेशन को करके बनाते हैं ट्रांसफार्मर के कोर को। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बाय डूइंग दिस द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, आरएमएस वैल्यू पूछा है। तो आरएमएस वैल्यू किसी के बारे में भी पूछ लो, कोई भी क्वांटिटी के बारे में, तो यहाँ आई आरएमएस पूछा है, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ, उसको √2 टाइम से डिवाइड कर दो, तो यही होता है आपका आई आरएमएस वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा दिख रहा है आपका, वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। तो समझ लीजिए, ऐसे मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर है, यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है सपोज, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, और ये कितना है, नंबर ऑफ टर्न N1 है। ये प्राइमरी है, बैटरी से इसी को कनेक्ट करेंगे या फिर सप्लाई इसी में देंगे अपन लोग। ये क्या हो गया, सेकेंड कॉइल का टर्न है इसमें, ठीक है, मतलब इतने फेरे लगाए गए हैं। तो ये ज्यादा ट्रांसफार्मर वोल्टेज कब देगा, जब N2 नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएगा। ये कम वोल्टेज कब देगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स N2 का कम हो जाए N1 से। जब ज्यादा होता है तो इसको अपन लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा के देगा, और ये कम वोल्टेज देगा, इस तब उस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, N1 कम होता है, बी नंबर में ऐसा दिया हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट। तो अभी तुरंत बताया आपको, डीसी सर्किट में कैपेसिटर किसके जैसा बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर रेशियो कितना होता है। तो आप लोग जानते हो V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 के, ट्रांसफार्मर रेशियो को K से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो उधर ऊपर पहले फॉर्मूला लगाया था V1 बटा V2 पीछे किसी क्वेश्चन में, N1 इक्वल टू N2, इन दोनों इक्वेशंस को बदल दिए थे, मतलब घुमा दिए थे, तो ये मिल जाएगा आपको, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला होता है। N2 2 वाले ऊपर में रहते हैं, ठीक है। अब जब करंट आएगा तो करंट के साथ उल्टा हो जाता है, खैर ये वाला, ठीक है, करंट के साथ उल्टा। ट्रांसफार्मर रेशियो समझ में आ गया ना। अब कहता है ये वाला वैल्यू, यदि ये ट्रांसफार्मर रेशियो है, TR बोल देता हूं, ट्रांसफार्मर रेशियो, यदि इसके साथ लेके चलता हूं तो K का जो वैल्यू है वो N2 बाय N1 आ रहा है। यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो N2 का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा मिलेगा, मतलब ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है। बड़े में से छोटे को डिवाइड करोगे तो हमेशा एक से तो पक्का है बड़ा आएगा ही आएगा। जैसे ले लो ये 4 है, ये 3 है, तो भाई इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से तो बड़ा पक्का आएगा। तो ये इसकी कंफर्मेशन अपन लोग दे सकते हैं, K जो है वो बड़ा आएगा 1 से। ट्रांसफार्मर रेशियो किसी को बोलते हैं। ये देख लो ग्रेटर देन 1 वाला कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 1 है, वो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। और हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहीं पे समाप्त होते हैं।
अभी नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका क्या यूज है, इसका स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो यहीं पे समाप्त करते हैं। वेरिएबल करंट किसको बोलते हैं, वो वाला भी कंसेप्ट आपको वहां पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। समाप्त करते हैं यहीं पे। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। गॉड से मैं यही दुआ करता हूँ। थैंक यू गाइस।